हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, हमारे आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में हम यहाँ पर करने वाले हैं आरपीएफ का 17/1/2019 की थर्ड शिफ्ट का दोस्तों जीके का पूरा सेट। जी हाँ, जीके में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे साथियों ने पहला सेट देख लिया होगा। हमारे 17/1/2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो हमने पहले ही अपलोड करा दिया है और सारी चीज़ों पर चर्चा कर ली है। ये हमारा 17/1/2019 का थर्ड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट किसी रीजन से मैं आपको अभी करा नहीं रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, बच्चे बहुत सारे पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे कि पर हमें पीडीएफ भी चाहिए। तो उनको एक बात बता दूं कि पीडीएफ अभी रेडी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें भी पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो मैं यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो आप सभी के सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आप सभी को बताना है कौन सा रहेगा। देखो, इंग्लिश और हिंदी आंसर लगाना होता है। कोई मैथ रीजनिंग नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो जितना तेजी से आप इसको करोगे इतना तेजी से ही आपको समझ में यहाँ पर आएगा और इतना आपका टाइम भी बचेगा। जो टाइम यहाँ पर आप बचाएंगे वो आप इसमें मैथ में और रीजनिंग में दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टिंडल प्रभाव। जी हाँ, टिंडल प्रभाव क्या होता है बेसिकली मैं आप सभी को बता दूं। जब एक प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है, समझ रहे हो। ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये लैंग्वेज है दोस्तों किसकी, ये किताबी लैंग्वेज है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ क्या होता है। कोई प्रकाश किरण है और प्रकाश किरण दोस्तों जो ये है कि जो वायुमंडल से निकल के जाती है, ठीक है, तो ये एक मार्ग में दोस्तों दिखाई देने लगती है कुछ। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप घर में जाते हैं अंदर तो सूर्य की जो रोशनी आती है उसमें आपको कुछ धूल के जो कण हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और जैसे जंगल में आप जब जाएंगे तो जो आप जाएंगे दोस्तों तो उसमें कुछ बूंदें आपको दिखाई देंगी पेड़ के पत्तों के ऊपर। ठीक है, जो कुहासा होता है, जो फॉग होता है उस पर, और उस पर जो सूर्य पड़ता है, रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है। तो वही दोस्तों उसको टिंडल प्रभाव या इसको प्रकाश का पेड़ की किरण यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमानित समिति। ठीक है, अनुमानित समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय को अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मित व्ययता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे अनुमानित समिति भी कहा जाता है। नंबर 3 है दोस्तों कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। ठीक है, यानी बैडमिंटन जो खेल होता है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो बैडमिंटन खेल में यूज किया जाता है। डॉल्फिन किक, गुगली, ड्रॉप या नेल्सन। तो आप सभी को पता है दोस्तों कौन सा शब्द है। गुगली तो देखो आप सभी को पता है कहाँ पर है, ये क्रिकेट का होता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो और डॉल्फिन किक हो नहीं सकता है क्योंकि किक इसमें लगती नहीं है। इसका होगा राइट आंसर ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप शब्द दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। इसको क्या कब यूज किया जाता है, इस शॉट में जब गेंद को आप ही चक्र धीरे मारा जाता है। जब आप गेंद को धीरे मारेंगे जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे, जो नेट होता है, जो जाल होता है उसके ठीक बराबर में गिरे, तो यही दोस्तों एक हिट, इसको ही ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है। जो राष्ट्रपति है, जो राज्य मानवाधिकार के आयोग के जो सदस्य होते हैं वो किसकी सिफारिश पर उनकी हटा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि राज्यपाल जो होता है स्टेट का, उसकी सिफारिश पर उनको हटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल जैसे बोलेगा कि हाँ ये मतलब सही काम नहीं कर रहा है तो उसकी सिफारिश पर इसको हटा देगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल जो होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके राज्यपाल का नाम क्या है, आपके जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका दोस्तों एक रो था कि जब इसका आंसर की आया था आरपीएफ का 17 की थर्ड शिफ्ट का, तो उसमें इसका ऑप्शन ए माना गया था कि जो यहाँ पर राज्य मानवाधिकार 3 सदस्य निकाय होते हैं, इसमें जो 2 सदस्य है वे एक अध्यक्ष होता है, इसकी आयोग के द्वारा ही इसको हटाया जाता है। तो अध्यक्ष के द्वारा हटाया गया था, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है राज्यपाल। अब इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, वैसे विशेष समिति पर सिफारिश पर राज्यपाल ही हटाता है इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने
सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। तो सिजेरियन शैली की वास्तुकला का जो यहाँ पर परिचय दिया, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, सिजेरियन शैली की वास्तुकला का जो परिचय दिया था वो चालुक्य वंश ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो देखो चालुक्य वंश को ही भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस वंश की स्थापना पुलिकेशन प्रथम ने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश शासकों ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया। ज्ञातव्य है कि चूल वंश दक्षिण भारत के राजवंश हैं, जिसकी स्थापना विजय याल्य ने की थी। तो ये जितने भी दोस्तों आपके वंश होते हैं ना, इनके आपको जो वंश के संस्थापक हैं उनके नाम याद होने चाहिए, ये पूछे जाते हैं। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। ठीक है, तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, यानी परमाणु केंद्र में जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है, परमाणु सबसे छोटा एक नाभिकीय पिंड होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब किसी धातु को, देखो इसमें साइंस काफ़ी बड़ी मात्रा में संख्या में आ रही है, तो साइंस पर भी आपको फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर वृद्धि। ठीक है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने पर, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको सही से दिमाग में रटने पड़ेंगे या इसको समझने पड़ेंगे, तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे आप। ठीक है, देखो फिर आगे एक और, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और से हटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। ठीक है, सामग्री, यहाँ सामग्री आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति के 3 नियम होते हैं, जो न्यूटन की गति के 3 नियम है। ठीक है, और प्रथम नियम उसका होता है जड़ का नियम, द्वितीय नियम आप सभी को बताई दी यहाँ पर, और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, F बराबर m ए इसका समानुपाती होता है। ठीक है, F इसमें बल है, m मास है, a त्वरण है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से में पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, केसर। ठीक है, केसर में पाए जाते हैं। केसर आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई साहब, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है केसर। केसर की खेती सबसे ज़्यादा, जो लाल रंग का आपने देखा होगा केसर, वो होता है केसर। ठीक है, तो केसर सुगंध देने वाला पौधा है। इसकी पुष्प की जो ये होती है, पुष्प का जो केसर होता है, जो मतलब वातिकाग्र मतलब फूल जो होता है। ठीक है, इसमें कुमकुम जाफरान कहते हैं। केसर का वास्तविक जो नाम है वो क्रोकस सैटावाइस है। ठीक है, इरेडेसी परिवार का सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में पृथ्वी में पूर्विक भूभागों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा भारत में जो केसर है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, और ये सबसे महंगा मिलता है जो ओरिजिनल केसर होता है। इसकी महक बहुत तगड़ी आती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो देखो जवाड़ी और सेवारायन पहाड़ी जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना इस बात को। केरल में दोस्तों आपकी कौन सी पहाड़ी स्थित है, और कर्नाटक में कौन सी पहाड़ी स्थित है, और आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है। तो केरल में दोस्तों आप सभी की जो है यहाँ पर जो एक पश्चिमी तट पे आ जाता है केरल। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मतलब तमिलनाडु में तो सेवरा पहाड़ी और जवाड़ी पहाड़ी स्थित है, और यहाँ पर मतलब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है पूर्वी घाट की, वो कौन सी है। ठीक है, वो महेंद्रगढ़ी है। ठीक है, महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और केरल में दोस्तों एक पहाड़ी और है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा फिलहाल। तो केरल में मतलब एक चोटी है जहाँ पर सबसे ऊंची चोटी उसको कहा जाता है। वैसे नीलगिरी की पहाड़ी भी इधर ही पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ी है वो केरल तमिलनाडु को बीच में पड़ती है। उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, और आप सभी को ऐसे इस तरीके से याद करना है, सभी समझ में आया। इलायची की पहाड़ी है। ठीक है, इलायची की पहाड़ी केरल में पड़ती है, अब याद आ गया मुझे। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आप सभी को पता ही है। कर्नाटक जो गोवा के आसपास पड़ता है, गोवा से आगे कर्नाटक पड़ता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश आप सभी को होता है पूर्वी तट पर है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की चलते हैं। दोहानी की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोहानी की गुणवत्ता इसकी दोहानी की गुणवत्ता की
इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इसे द्वारा निर्धारित की जाती है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इनके संस्थापक आपको पता होने चाहिए, और वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया कि जो पाल वंश था इसका संस्थापक कौन था, तो इसका गोपाल था। ठीक है, गोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाल वंश का मध्यकालीन जो भारत था उसका शक्तिशाली महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। तो इसके पहले शासक और अंतिम शासक और प्रतापी शासक, ये 3 आपको याद करने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिल जाएगा। देखो इस पहले एग्जाम 5 साल पहले हुआ था, तो इस बार ऐसा नहीं है कि ऐसा ही पेपर आएगा। थोड़ा इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा और हार्ड पेपर आ सकता है, मॉडरेट से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आप सभी को पता है भाई कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो MVP के संबंध में पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर MVP का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जो इसका फुल फॉर्म होता है MVP का, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसका होता है, जो आप सभी को होता है क्रिकेट वगैरह में भी दिया जाता है। जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे मिला, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सॉरी 14 नीचे ही है, ये रहा। मिलिंद बनोपाठ किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और इनका जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्तु में। आप सभी को पता है 483 में इनकी जो मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, कुशीनगर में। और ये आप सभी को पता होना चाहिए 80 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हुई, ये मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर मिलिंद बनो एक पाली भाषा का रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। यानी जो बौद्ध ग्रंथ होते हैं बेसिकली वो है जिसकी रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है। ठीक है, तो आपको जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, दूसरी कहाँ पर हुई थी, तीसरी कहाँ पर हुई थी, चौथी कहाँ पर हुई थी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो किसे मिले थे भारत के नए समुद्र? आप सभी को पता है दोस्तों। तो भारत के नए समुद्र किसे मिले थे? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो वास्को डी गामा जो था आप सभी को पता है, इसने ही भारत की खोज की थी, तो इसे ही भारत के नए समुद्र मिले थे। बेसिकली हुआ क्या था दोस्तों, ये भारत की खोज के लिए निकला था और ये यहाँ कालीकट पहुँचा था, केरल की कालीकट पे। ठीक है, और इधर दोस्तों आपका जो दक्षिण अमेरिका है, इधर दक्षिण अमेरिका जो है ये इस तरीके से जो बन रहा है दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ से निकल के आए थे इस तरीके से दक्षिण अमेरिका से। इसे दोस्तों यहाँ पर एक जगह है, वहाँ इसको पता चला था इस जगह का नाम, यहाँ तक बार्डिमेडियास कुछ ऐसे नाम से कुछ जगह है, तो यहाँ से निकल के वो आया था। और इसको जो एक जुमोरिन था, जुमोरिन मतलब समुद्र, गुजरात का एक मछुआरा था, उसने इसको रास्ता बताया था। गुजरात के मछुआरे ने, जिसका नाम मतलब जुमोरिन तो जुमोरिन तो जो यहाँ का था कालीकट का एक राजा था, लेकिन जो एक मछुआरा था उसका नाम मुझे याद नहीं है वैसे। तो जुमोरिन ने इसका स्वागत किया था यहाँ पर जाके, जब ये पहुँचा था जुमोरिन, मतलब यहाँ जो पहुँचा था ये आप वास्को डी गामा, तब इसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया था। और जब इसे पता चला कि यहाँ पर भाई मसालों का बहुत बड़ा व्यापार है, मसाले हमारे यहाँ पर बहुत कम से मिलते हैं, तो इसने मसाले यहाँ पर ख़रीदे और इसने अपना पूरा जितना भी मसाले खरीदे थे उसका 60 गुना मुनाफा करके भेजा था अपने पुर्तगाल में। जब इसे पता चला था कि भारत तो एक सोने की चिड़िया है भाई, हम कहाँ जी रहे हैं, 60 गुना मुनाफा अपने आने जाने के खर्च को हटा करके 60 गुना, तब भारत की ओर दोस्तों यहाँ पर ये वास्को डी गामा आया, फिर और भी बहुत सारे फ्रांसीसी आए, और फिर आपके दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज आए, डच आए। ठीक है, तो इस तरीके से भारत पर जो है फिर आने लगे लोग, और भारत का दिल इतना बड़ा था लोगों के कि वो फ्री में भी दे देते थे, इनको ले जाओ भाई, क्योंकि भारत में तो खान थी भाई उस टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पर जो है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गया था, और ये दोबारा फिर गया, फिर दोबारा लौट के आया था 1500 समथिंग, 1502 में, सॉरी 1500 नहीं 1512 के समथिंग आया था। ठीक है, इसका जो वो था कंपनी का जो वो था, इसकी कंपनी जिसने बना ली थी, अल्बुकर्क इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने ही यहाँ पर काम किया, और अल्बुकर्क ने ही यहाँ पर जो अपना काम शुरू किया, उसको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हैंडबॉल खेल के लिए क्षेत्र को कहा जाता है? तो हैंडबॉल खेल के मैदान के कोर्ट के नाम से जाना जाता है, कोर्ट जो होता है। ठीक है, हैंडबॉल जो होता है कोर्ट से, कोर्ट 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति,
तो पशुपति आप सभी को बताया, जो हड़प्पा सभ्यता था उस टाइम में भी पशुपति का बहुत ज़्यादा नाम था। पशुपति की जो पूजा होती थी उस टाइम पे, तो हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है। पशुपति का आपने नाम सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता में आती है सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है, यानी हेमोफीलिया, कैंसर, टाइफाइड रोग, गठिया। तो इसका है सी, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है दोस्तों आपको पता है मच्छर के काटने से होता है, और ये दोस्तों एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य परिजीवियों के कारण होने वाले रोग हैं। टाइफाइड साल्मोना बैक्टीरिया के फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। इससे बचाव हेतु जो टीका उपलब्ध होता है वो हेमोफीलिया एवं कैंसर, गठिया संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, टीका इसमें आता है। देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, तो ये सब मच्छर के होते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह इनसे ही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित इसमें से कौन तारा आपके सबसे करीब है। देखो, जो हमारे सबसे करीब तारा है वो तो सूर्य है। सूर्य एक तारा है, आप सभी को पता है, लेकिन सूर्य तो एक हमारा सबसे करीब का तारा हो गया, लेकिन इससे भी और ज़्यादा करीब कौन सा तारा है जिसके और भी बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ये एक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ये मतलब हमारे जो सौरमंडल है इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है, मैं सौरमंडल का मतलब जो तारा है वो तो ये सूर्य है, तो लेकिन ये दूर होता है थोड़ा हमसे, पास में है सूर्य तो, लेकिन जो इसके सबसे नज़दीक एक और तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। जो इसकी दूरी है वो 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी है। प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को दोस्तों क्या कहा। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बोरिंग हो रहे होंगे, लेकिन बोरिंग नहीं होना है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपको समझना है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग में सार्वजनिक स्रोतों की अति दोहन हो जाता है। अति दोहन मतलब इसको जो है यूज करते हैं इसको, जिससे भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाती है। सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी किताब में देखने को मिलते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, तो भाई आते हैं, खुद देख लो। ये क्वेश्चन बोरिंग करने वाले क्वेश्चन जो मिलेगा ना वही एग्जाम में आता है, देख लो ये आ गया। फिर आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। तो क्वेश्चन नंबर 21 के है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा उपाध्यक्ष, मौसमी अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ये दोस्तों इसका यहाँ पर वो करता है, शुरुआत करता है मतलब इस सत्र की। ठीक है, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु दोस्तों दक्षिण भारत उच्च जंपर हैं, मतलब ऊंची कूद वाले हैं ये, जो आपकी हाई जंप जो है हाई जंप लगाते हैं, जो रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था 2016 में। इन्होंने इसमें जो है पदक जीता था। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पैरालंपिक खेलों में। ठीक है, मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाजी हैं, जो मैरी कॉम का नाम आया है यहाँ पर, और हेमा दास आप सभी को पता है रेसर हैं, और दीपा कर्माकर एक भारतीय जिम्नास्टिक हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कोशिका में विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को समान में विभाजित किया जाता है। तो कोशिका का विभाजन दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर सी, 2 समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है, 2 समान कोशिकाओं में। ठीक है, अब आपको बताना है कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो मानव शरीर की कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्यशास्त्र को लेखक जो है भरत मुनि हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। नाट्यशास्त्र को ही पंचवेद माना जाता है। पंचवेद जो आपके 4 वेद हैं, आप सभी को पता है, ये आपके ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसके बाद नाट्यशास्त्र को ही 5वां वेद माना जाता है। इसकी जो रचना की थी भरत मुनि ने की थी, और यहीं से आप सभी की जो है आप सभी के 8 जो शास्त्रीय नृत्य निकल के आते हैं, जैसे मणिपुरी ये आपका भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, और कथकली हो गया। ठीक है, और ये आपका मणिपुरी हो गया। ठीक है, और कत्थक हो गया। ठीक है, तो ये सब यहीं से निकल के आते हैं, इसी नाट्यशास्त्र में इनका जो है जिक्र मिलता है। और नाट्यशास्त्र की जो रचयिता है भरत मुनि है। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, जिन्होंने संगीत रत्नाकार महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है,
तो अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों किसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया। पहली बार जून 1990 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, थाल घाट मुंबई को जोड़ता है। तो थाल घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है, सॉरी मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक को थाल घाट एक मतलब कि एक दर्रा है, दर्रा मतलब पास, जिसको इंग्लिश में पास बोला जाता है, जो कि एक रास्ता होता है पास। जैसे आप पहाड़ को काटकर जो रास्ता बनाए जाते हैं, ये पहाड़ और इस पहाड़ के बीच में जो रास्ता जाता है इसको ही दर्रा यानी पास बोला जाता है। यहीं से एक दूसरे से निकलने का रास्ता होता है। जैसे मुंबई से पास नासिक को आपको जाना है तो पहाड़ काट के एक रास्ता बनाया गया है, रोड बेसिकली। जैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, काराकोरम दर्रा जो है वो कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में है। और आप सभी का पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, भोरघाट, तालघाट सब इधर ही है मुंबई की ओर। और ठीक है, और जेलापरा दर्रा सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है दर्रे बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कौन क्रिकेट विश्व कप के संबंध नहीं है? तो क्रिकेट विश्व कप का संबंध ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, कलिंग कप, डेविड ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर बी कलिंग कप नहीं है। कलिंग कप फुटबॉल से संबंधित होता है बेसिकली। क्रिकेट से संबंधित ये सारे तीनों कप है, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। पुरुषों में कौन से सेक्स जोन की मौजूद होती है? तो पुरुषों में दोस्तों क्या पाया जाता है? एक्स वाई पाया जाता है, एक्स और वाई। ठीक है, महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसे एक्स से महिला के एक्स से एक्स मिलता है तो क्या होता है, ये मतलब लड़का होता है। ठीक है, लड़का यानी मेल होता है। ठीक है, लड़का पैदा होता है। और एक्स से वाई मिल गया, सॉरी एक्स से वाई मिल गया तो लड़का, एक्स से वाई मिल गया तो लड़का, और एक्स से एक्स मिल गया तो लड़की। तो ये गुणसूत्र होते हैं बेसिकली। ये 24 जोड़ी गुणसूत्र हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, लड़का और मतलब मानव में 24 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी 22 जोड़ी पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र हैं, वैसे 23 जोड़ी पाए जाते हैं। और इनमें 22 जोड़ी जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप से जाना जाता है। 23 जोड़ी मतलब वैसे 46 होते हैं टोटल, जिनको 23 जोड़ी हम बोल सकते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संघीय रूप में प्रशासित विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े करंट अफेयर क्वेश्चन है उस टाइम के। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र को दोस्तों किसने बसाया था? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु। ठीक है, पाटलिपुत्र, मगध का जो राजा था अजातशत्रु, ठीक है, इसने बसाया था। अब बिंबिसार इसका पिता था। ठीक है, और इसकी जो पुत्र था उदयन था। और देखो ये मगध का साम्राज्य का था। अजातशत्रु का पुत्र जो था बिंबिसार था। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। तो इसको ही पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पिता को मारते ही ये राजा बनते थे उस टाइम पे। ठीक है, जो वर्तमान पाटलिपुत्र है इसको ही नवीन शहर इसको कहा जाता है। वर्तमान में पटना जो है पाटलिपुत्र के नाम से पहले फेमस था, जो अब वर्तमान में पटना है। भारत के आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये आती है दोस्तों 267 के तहत। आकस्मिक निधि, संचित निधि कौन से के तहत आती है? 266 के तहत आती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ देख सकते हैं 280 के तहत आती है वित्त आयोग, 263 के तहत आता है केंद्र राज्य के मध्य समन्वय, और 266 के तहत आती है भारत की संचित निधि। संचित निधि से ही राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, जितने भी वेतन होते हैं सब यहाँ पर दिए जाते हैं राष्ट्रपति की अनुशंसा, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति पर। ठीक है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? तो ये दोस्तों कौन से महाद्वीप के देश है? ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। जो आपके जिम्बाब्वे है, नाइजर है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। मैंने अभी आपको अफ्रीका का मैप बताया था। इस तरीके से जो मैप है अफ्रीका का, ये यहाँ से ऐसे ये निकल के ऐसे इस तरीके के मैप अफ्रीका में इसी में आते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो रिटायर हो जाते हैं बेसिकली मुख्य न्यायाधीश, वो होते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो अंतिम मौर्य जो राजा था वो कौन सा था? वो दशरथ था। ठीक है, सॉरी ये दशरथ नहीं, बृहदत्त था। बृहदत्त, ठीक है, दशरथ तो उससे पहले था। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका सेनापति पुष्यभद्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये था आप सभी का कौन? ये चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद दोस्तों कौन आया? अशोक, जिसको महान राजा कहा जाता है, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, मौर्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? आपको पता है? अशोक महान।
जिसने ही 16 महाजनपदों को जीता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो कौन है नदी बंदरगाह? कोलकाता इसका नदी बंदरगाह है, ठीक है। कोलकाता एक नदी जो निकल के जाती है, यहीं से बंदरगाह इसको बोला जाता है। बंदरगाह बेसिकली क्या होता है? समुद्र के तट पर जो समुद्र है, जैसे ये मान के चलो, ये आपके, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से बना के। इस तरीके से दोस्तों भारत का नक्शा है, नीचे का जो इसकी प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ दोस्तों आपका जो है गुजरात में कौन सा पड़ता है बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह कहा जाते हैं। फिर उसके नीचे आता है गोवा। गोवा बंदरगाह कौन सा है? गोवा में गोवा ही है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह भी है। उसके बाद दोस्तों पड़ता है मारवा गोवा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इससे ऊपर पड़ता है मुंबई बंदरगाह। मुंबई में 2 बंदरगाह हैं, ठीक है। उसके नीचे पड़ता है गोवा, जिसे मारवा गोवा बंदरगाह बोलते हैं। इसके नीचे पड़ता है कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह पड़ता है। उसके बाद नीचे पड़ता है दोस्तों कौन सा? केरल का कौन सा है? केरल का तूतीकोरिन शायद ये है, कोचीन बंदरगाह है। उसके बाद नीचे आता है दोस्तों इसके यहाँ पर तमिलनाडु का आता है। तमिलनाडु में दोस्तों चेन्नई बंदरगाह भी है, ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह भी है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें कर्नाटक में न्यू मंगलोर कर्नाटक में ही है। और इसके बाद आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। फिर आता है दोस्तों आपका इधर उत्तरी सरकार आ जाता है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह इधर पड़ता है। तो ये अब बेसिकली सारे बंदरगाह के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कांडला कोचीन बंदरगाह तथा पूर्वी तथा चेन्नई तूतीकोरिन पारादीप उड़ीसा में है। बेसिकली कोलकाता जो है वहाँ पर आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये सारे बंदरगाह हैं। देखो मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राथमिक बंदरगाह, जबकि कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है, ठीक है। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो मधुबनी कहाँ की है दोस्तों? ये बिहार की है। बिहार में पेंटिंग है। चित्रकला का मतलब है पेंटिंग। जो पेंटिंग है वो कहाँ की पेंटिंग है? वो देखो मधुबनी, मैंने आपको देखो हमारे जब आप पेंटिंग वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे मैंने पेंटिंग वाला ऑप्शन दिया है, वहीं मधुबनी आपको दिखाएगा। PDF जब आप लोगे हमारा बेसिकली वहाँ पर आपको पता चलेगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लेना। मधुबनी स्टडी GK वाले पार्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पे देखना। मैंने आपको दिखाया भी है कहाँ कहाँ की पेंटिंग मशहूर है। मधुबनी बिहार की है, मुझे देखते ही याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, कई आवर्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? स्वर, प्रारूप, गुलाबी किरण, सफेद वक्र। तो इसको यहाँ पर जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है ध्वनि का यांत्रिक तरंग, ठीक है। ध्वनि मतलब वॉइस जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किसकी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है, अटलांटिक महासागर। देखो इसमें जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को मिक्स करके दिया गया है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जो शहरी जनसंख्या थी दोस्तों वो थी 31.16%, ठीक है, ये इतनी थी। और जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 68.8% थी, ठीक है। और जो साक्षरता थी दोस्तों, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे वो 74% थे, जिनमें पुरुष थे 82% और महिला थी 65। देखो महिला भी कम है, तो महिलाओं आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अगर परसेंटेज बढ़ाना है ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लिंगानुपात 943, यानी कितने 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आती हैं? अगर 1000 पुरुष इंडिया में हैं तो उनके लिए 943 लड़कियाँ ही बैठी हैं शादी करने के लिए, समझ रहे हो? तो ये है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में, आपके 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं इंडिया में? तो 382 लोग रह रहे हैं। और लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है कि 1000 जो लड़के हैं जो बेसिकली कुंवारे बैठे हैं भाई, उनके लिए कितनी जो लड़कियां हैं वो बैठी हैं? 943 बैठी हैं। यानी अभी भी दोस्तों कम से भी कम यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, 57 ऐसी लड़के हैं बेचारे जो कुंवारे ही मरेंगे, उनके लिए कोई लड़की नहीं बैठी है। तो ये 2011 का डाटा है, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा किसमें? जनगणना में, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय, जो 323A के तहत अनुच्छेद के तहत यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? तो बांगर जो है भरा हुआ क्षेत्र क्या है? तो सी तराई क्षेत्र है। यानी दोस्तों आप सभी को पता होगा इस तरीके से इंडिया को बांटा जाता है। पहले दोस्तों आपका जो है भागर तराई क्षेत्र आता है, फिर मैदानी क्षेत्र आता है, फिर ये आता है ये खादर क्षेत्र आता है। इस तरीके से माना जाता है। तो हमारे भांगर क्षेत्र मिट्टी प्रकार जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है, ये उपजाऊ क्षेत्र है। भारत, नेपाल या भूटान के स्थित हिमालय समांतर दक्षिण के स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियाँ, सवाना, साल के जंगल और मिट्टी से भरपूर दलदल इसी क्षेत्र को प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ये दिखाता है ऑप्शन नंबर बी पेड़। वृक्षासन मतलब पेड़ के समान खड़े होने वाले योगासन है ये। वृक्षासन मतलब जैसे आपको पता है
वृक्ष की तरह एक आसन होता है, योग होता है, मतलब योगा की तरह, इसको ही वृक्षासन कहा जाता है। वृक्षासन दो शब्दों से मिलकर बना है, वृक्ष अर्थात पेड़ और आसन अर्थात मुद्रा, यानी पेड़ की मुद्रा में योग लगाना, ध्यान लगाना, उसको ही वृक्षासन कहते हैं। ठीक है, वृक्ष में पेड़, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं थी। डोलू कुनीथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। देखो डोलू कुनीथा मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, वहां से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ये कर्नाटक में है। डोलू कुनीथा जो लोक संगीत है वहां पर आप देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी 1993। देखो मानवाधिकार आयोग जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 1993 में ये आपको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मानवाधिकार के आयोग के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस इसे कहा जाता है, जो कि आपका पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये उसके ही थी मॉडल पे। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना जो तैयार किया था उन्होंने ही तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। पहली चीज़ जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 46 से बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए अल्प अधिकार बाजार, जिसपे सिर्फ बाजार का अधिकार कम होता है और सरकार का ज़्यादा होता है, उसको ही अल्प अधिकार बाजार यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, किसके माध्यम से खरीदती है, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम से ही भारतीय खाद्य अधिनियम खरीदती है। ठीक है, जो 1965 के तहत यहाँ पर सामने आया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, तो 2000 दोस्तों ये 5 में महात्मा गांधी, जिसे मनरेगा कहा गया था, पहले ये नरेगा था, नरेगा को हटा के मनरेगा किया गया। ठीक है, 2005 के अधिनियम से। इसमें क्या कहा जाता है, आपने देखा होगा 100 दिन, आपने दीवारों पर लिखा देखा होगा कि 100 दिन काम मिलेगा। ठीक है, तो वही ये महात्मा गांधी मनरेगा योजना थी जो कि 2005 में शुरू की गई थी। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो देखो 326 ईसा पूर्व में किया था। ये ईसवी और ईसा पूर्व में आपको अंतर मिलेगा, ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ईसवी ईसा पूर्व में आया था 326 में, जिसने भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। और सिकंदर वही था जो दोस्तों किसके समक्ष था, ये नंद वंश के समक्ष था, घनानंद जो था उसी के समक्ष था। और इसने दोस्तों यहाँ पर इसने सारे युद्ध लड़े थे और इसने जो है व्यास नदी को इसकी सेना ने पार करने से मना कर दिया था, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 326 ईसा पूर्व में जो लड़ा था। ठीक है, हाइडेस्पीस का युद्ध जो वितस्ता युद्ध नदी के सारे था। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा था और सिकंदर की कहानी फेमस है कि सिकंदर ने दोस्तों क्या कहा था कि जब सिकंदर ने भारत के सारे खजाने लूट लिए थे, उस टाइम पे सिकंदर जब लौट रहा था अपने तरफ की मैंने पूरा जीत लिया है, विश्व जीत लिया है, तो बढ़ रहा था आगे। तो जब वो गया था उसने जो लौट रहा था उसने दोस्तों वहाँ पर, तो उसकी मृत्यु हुई थी उस टाइम पे 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हुई तो सिकंदर ने पहले ही कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तब जब मुझे आप ले जाएं तो क्या करना कि मेरे जो हाथ हैं वो बाहर की तरफ निकाल के रखना, जब मुझे मेरी अर्थी चले जब मेरे हाथों को बाहर की तरफ निकाल के रखना, और जो मेरे कंधों को जो कांधा देंगे वो डॉक्टर होंगे, यानी जो यहाँ पर डॉक्टर जिनको क्या बोला जाता है वैद्य होंगे, वैद्य मेरे अर्थी को कांधा देंगे। और मैं जब चलूँगा मेरे चलने पर जो कांधा देंगे तो मेरे जो अर्थी होगी उसके पैरों में आप मेरी जितनी भी लूटी हुई धनराशि है, सोना है, चांदी है, सबको बिछा देना। इसका संदेश क्या जाता है, इसका संदेश ये जाता है कि भाई साहब देखो मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे हाथ खुले हुए हैं। और जो डॉक्टर हैं वो भी मुझे नहीं बचा पाए अंतिम टाइम में, मेरा जब टाइम आया तो डॉक्टर भी मुझे नहीं बचा पाए, डॉक्टर भी मुझे कांधा दे रहे हैं। और जो ये नीचे जो लूटी हुई जो आप सभी की जो पड़ी हुई है, मतलब धन जो पड़ा हुआ है, जितना भी मैंने लूटा है वो कहीं नहीं गया, इसको मैं अपने साथ नहीं ले गया, ये यहीं पर मेरे पैरों में ही पड़ा हुआ है। तो सिकंदर ने ये सारी चीज़ें इसलिए कही थी ताकि अपने आप पर कोई घमंड ना करे, कितना भी बड़ा बन जाए सब यहीं रह जाता है, इसलिए घमंड अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाता है। इसलिए सिकंदर ने ये बात यहाँ पर बताई थी कि वैद्य मेरे अर्थी को कांधा देंगे और मेरे हाथों को खोल दिया जाए और मेरे अर्थी पर जब चले तो नीचे मेरे सारे ही जो लूटा हुआ धन है, जो हमने लूटा है, सोना है, चांदी है, पैसे हैं, जेवरात है, सबको बिछा दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जो मैंने लूटा है वो सब यहीं रह गया। तो ये कहानी आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट कहानी है, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है, किस बल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, तो ये किस बल के बिना, तो ऑप्शन नंबर बी विनियोग विधेयक के बिना जो है यहाँ पर पैसा निकाल सकती है। तो
तो ये क्वेश्चन 50 हो चुके हैं पूरे आपके। सरकार द्वारा संचित निधि सामूहिक कोष से रकम निकासी की मंजूर दिलाने के लिए संसद में प्रयुक्त विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। इस बिल के बिना सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है, वो मैंने आप सभी को अभी बता दिया था पहले ही। ठीक है, तो ये से दोस्तों आपके टॉप 50 मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। इनमें से आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं वो आप मुझे बता देना। और कैसे लगा दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट? ऐसे ही अगर डेली प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको डेली ही ऐसी प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।